नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने इससे पिछले वाले वीडियो में फ्रांस की क्रांति स्टार्ट की थी और फ्रांस की क्रांति काफ़ी लोगों को समझ नहीं आई है, तो कमेंट्स आ रहे थे कि सर समझ में नहीं आ रहा है और क्या करें। तो देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री टफ तो है, इस चीज़ को तो आप लोग मान लीजिए, लेकिन टफ उसको ज़्यादा रखना नहीं है। देखिए, जो भी हमारा मटेरियल तैयार किया गया है, इसको आप बार बार पढ़ोगे, बार बार सुनोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। देखिए, एक बार के सुनने से वर्ल्ड हिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, ये तो तय है। तो इसको कैसे समझा जाए, कैसे किया जाए, तो छोटी छोटी कहानियों के रूप में आप लोग बांटिए, उसको सुनिए, है ना। मैं बाकी कोशिश तो कर ही रहा हूँ कि समझाऊं, लेकिन अब देखिए, एकदम से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आपको बार बार। और एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, वर्ल्ड हिस्ट्री की एनसीईआरटी आप लोग पढ़ोगे तो उसमें और आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। बाकी ये मटेरियल तो है ही अपना, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। अब देखिए, फ्रांस की क्रांति हम लोगों ने स्टार्ट की थी। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, वो मैं देखता हूँ कि फ्रांस की क्रांति में आपको क्या समझ में नहीं आया। आप लोग 2 मिनट वो रिकॉल कर लीजिए। देखिए, फ्रांस की क्रांति में 3 एस्टेट थे, ठीक है। 3 एस्टेट, सबसे पहला क्या था, पादरी। दूसरे पे थे कुलीन, और तीसरे एस्टेट को भी 3 पार्टों में बांटा गया था। जो सबसे पहले पे थे व्यापारी और लॉयर, सेकंड पे थे किसान, और थर्ड पे थे छोटे किसान, नौकर, ये लोग थे, ठीक है। अब दिक्कत क्या थी इसमें, कि पहला जो पादरी वर्ग था और कुलीन वर्ग था, ये दोनों वर्ग कर से मुक्त थे, ठीक है। और जो थर्ड एस्टेट था, वो कर देता था इनको। तो एक कर देता था वो राज्य को डायरेक्ट, और एक पादरी को अलग देता था, और कुलीन भी उनसे कर वसूलते थे। तो ये कहा है, कर का दबाव किस पे है, थर्ड एस्टेट के लोगों पर, ठीक है। ये चीज़ समझ ली थी हम लोगों ने, ठीक है। एक डायग्राम के माध्यम से हम लोगों ने ये चीज़ें देखी थी। चाहो तो वो डायग्राम मैं फिर से दिखा दूं, लेकिन आप लोगों को वो बनाना ही पड़ेगा दिमाग में। फर्स्ट एस्टेट में क्या था, पादरी, सेकंड में कुलीन, और थर्ड एस्टेट में जो है 3 पॉइंट जो है उसमें भी बांटे गए थे, वो हम लोगों ने देख लिए बारी बारी से। अब फ्रांस की क्रांति हुई क्यों थी, क्या रीजन आए ऐसे। ये तो कर से तो तीसरा एस्टेट जो है वो दबा हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसे और क्या कारण थे कि फ्रांस की क्रांति की जो भूमिका है वो बनी, तो देखते हैं। देखिए, फ्रांस की क्रांति से पहले अमेरिका की क्रांति हुई थी। और अमेरिका की क्रांति में क्या हुआ था कि सप्तवर्षीय युद्ध उससे पहले हुए थे फ्रांस और ब्रिटेन के बीच, ठीक है। तो फ्रांस उससे ब्रिटेन से हार गया था, और सप्तवर्षीय युद्ध के माध्यम से कई क्षेत्र और कनाडा का भी क्षेत्र जो है फ्रांस को मुक्त करना पड़ा था, और उस पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया था। अब इसमें बहुत सी ज़्यादा धनहानि हुई थी, किसकी, फ्रांस की। उस समय लुई 15वां था, उसका जो राजा था वो लुई 15वां था, ठीक है। अब इसका बदला लेने के लिए उसको मौका मिला था अमेरिकी क्रांति में। अमेरिकी क्रांति जब हो रही थी, तो फ्रांस ब्रिटेन के जो है अपोजिट में लड़ने गया था अमेरिका की तरफ से, ठीक है। उसका खर्चा उसको कहीं से नहीं मिला था, वो अपनी जेब से पैसा लगा के गया था। तो इससे और भी वहाँ पे आर्थिक दिक्कतें बढ़ी, ठीक है। अब दो चीज़ें हो गई, सप्तवर्षीय युद्ध हो गया, ये युद्ध भी हो गया। तो इसके बाद फिर वहाँ पे कर बढ़ाए गए। कर इसलिए बढ़ाए गए क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव, आर्थिक की इकोनॉमिकल दबाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, वो कंप्लीट नहीं हो रहा था, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं। अब तत्कालिक कारण क्या था, तात्कालिक कारण था कि इस कर को और जो कर जो थर्ड एस्टेट से लिया जा रहा है, उस कर को और बढ़ाने के लिए जो है बरसाए में एक जो बुलाई गई थी, वो एस्टेट की मीटिंग बुलाई गई कि यहाँ पे हम लोग कर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोग बैठे हुए थे, और 300 लोग उनके गए हुए थे, और थर्ड एस्टेट के लोग खड़े हुए थे, उनके 600 लोग गए थे, ठीक है। हम लोगों ने एक माइंड मैप बनाया था इस टाइप का। आप लोग यहाँ पे भी देख लीजिए, दोबारा से मैं समझाता हूँ वही चीज़। इस टाइप का एक मतलब बनाया था मैप। यहाँ पे फर्स्ट एस्टेट के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे सेकंड एस्टेट के लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पे खड़े हुए हैं थर्ड एस्टेट के लोग। तो फर्स्ट एस्टेट के लोग कितने थे, 300 थे। सेकंड स्टेट के भी कितने थे, 300 थे, ठीक है। इतना तो समझ में आया। और जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो 600 थे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, जो तात्कालिक रीजन है वो यही था, यहीं से फ्रांस की क्रांति स्टार्ट हुई थी। अब ये देखिए, एक वोट की वैल्यू यहाँ पे एक रखी गई, यहाँ पे भी एक वोट की वैल्यू एक रखी गई, क्योंकि ये लोग अमीर लोग हैं, ठीक है। अब ये 600 जो गरीब लोग हैं, थर्ड एस्टेट के जो लोग हैं, इनके 2 वोट की वैल्यू एक रखी गई है। तो टोटल वैल्यू इनकी कितनी आएगी, 300, है ना। यहाँ पे देख लीजिए, ये आएगी 300 वैल्यू। और फर्स्ट एस्टेट के लोगों की एक का 1:1 में रखा गया, तो इनका भी 300 और ये 300, ठीक है। तो फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट पे पूरा कर लगाते थे, तो थर्ड एस्टेट के विरोध में भी ये दोनों एक साथ रहेंगे। तो इनके वोट कितने हो गए, 600 हो गए, ठीक है। 600 हुए ना, और ये कितने रहे, 300।
तो ये तो हमेशा हार जाएंगे थर्ड एस्टेट के लोग। इसी चीज को लेके कर की जब मांग हुई कि कर इन पे और लगाया जाएगा, इसी चीज का विरोध थर्ड एस्टेट ने किया और वो असेंबली से बाहर चले गए, जो कि वर्साय में चल रही थी। ठीक है, तो वो असेंबली से बाहर चले गए और उन्होंने एक कोर्ट में जाके नेशनल असेंबली की घोषणा की। ठीक है, यहीं तक हम लोगों ने देखा था, यहाँ तक कुछ समझ में ऐसा तो है नहीं कि जो नहीं आया होगा। वहां पे 3 एस्टेट, यहाँ पे वर्साय में असेंबली, और असेंबली से थर्ड एस्टेट के लोगों ने विरोध करके और जो है नेशनल असेंबली की घोषणा की थी। ठीक है, अब क्या हुआ, इसी दौरान अमेरिका में अभी क्रांति हुई है, तो अमेरिका से जो माल यहाँ पे आता था, जो भी इंपोर्ट किया जाता था, वो इंपोर्ट होना बंद हो गया। और जो पेरिस का एरिया था, हम लोगों ने ऐसे देखा था कि ये वर्सा है और इधर है पेरिस, ये पूरा फ्रांस मान लीजिए आप। तो पेरिस में के आसपास वाले एरिया में इस समय सूखा पड़ गया। ठीक है, सूखा पड़ गया तो यहाँ भी लोग भुखमरी के शिकार होने लगे। कुछ चीज़ें इतनी महंगी हो गई, और महंगी तो छोड़िए, मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि इम्पोर्ट तो हो नहीं रहा था कुछ भी बाहर से, तो चीज़ें हो गई बहुत ज़्यादा महंगी। और यहाँ पर रोटी के लिए भी, मतलब वहाँ पे ब्रेड चलता था उस समय, तो ब्रेड के लिए भी लड़ाइयाँ छिड़ गई। ब्रेड के लिए लाइनें लगने लगी, 5-5, 6-6 घंटे में ब्रेड मिलते थे। ठीक है, तो वहाँ के लोगों ने जो है विरोध करना स्टार्ट किया। तो पेरिस के आसपास महिलाओं ने अधिक विरोध किया, तो उस समय वहाँ पे माहौल हो गया बेकार। तो वर्साय जब यहाँ भी नेशनल असेंबली बन गई, तो यहाँ से सेना जो है, लुई सोलवे ने सोचा कि यहाँ की सेना को जो है पेरिस भेज देता हूँ। तो ठीक है, पेरिस पे सेना गई। तो जब सेना यहाँ से भेजी गई, तो वहाँ पे पता लग गया पेरिस में कि वर्सा से सेना आ रही है, एक बड़ी सेना की टुकड़ी आ रही है। तो यहाँ के लोगों ने पेरिस में ही के आसपास ही एक है बास्तिल, बास्तिल की जेल थी, उसको लूट लिया। और बास्तिल की जेल उन्होंने किस लिए लूटा था? शस्त्र के लिए, कि शस्त्र वगैरह जो भी है, आर्म्स वगैरह वहां पे मिल जाएंगे, और जो बड़ी टुकड़ी आ रही है सेना की, उसका हम लोग मुकाबला करेंगे। और बास्तिल की जेल को एक तरफ से उन्होंने तोड़ दिया। 7-8 हजार लोग इकट्ठे हुए। उस समय 7-8 हजार लोग बहुत होते थे यूरोप की संख्या के अनुसार। तो 7-8 हजार लोग इकट्ठे हुए और बास्तिल की जेल में अंदर घुस गए और कैदियों को भी मुक्त कराया, और जो भी वहां पे आर्म्स वगैरह मिले वो सब लूट के ले गए। ठीक है, अब यहाँ से जो सेना पहुंची, तो वहां पे जब तक तो माहौल बिगड़ चुका था, लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसी समय पेरिस के आसपास वाले ग्रामीण क्षेत्रों में एक अफवाह फैली कि बाहर से और भी लोग आ रहे हैं जो कि लोगों को मारेंगे। ठीक, तो ग्रामीण क्षेत्र से भी लोगों ने, कुलीन वर्ग जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहता था, उनको कूटा पीटा, उनको वहां से भगाया, और वो भी पेरिस की ओर, मतलब वास्तिल की ओर बढ़ गए और वहां पे इकट्ठे हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर माहौल बन गया, वहां से भी माहौल बन गया, और वहां वर्साय में जो है यहाँ पे आपकी नेशनल असेंबली बना दी गई। नेशनल असेंबली ने अपने नए जो है नियम बनाए, नया अपना संविधान बनाया, 17 उनके आर्टिकल बने। ये सब हम लोगों ने देख लिया था। ठीक, अब यहाँ सब हो गया, ये सब हो गया, पेरिस में भी शांति हो गई। लेकिन जगह जगह चर्चा होने लगी, दुकानों पे भी चर्चा होने लगी, यहाँ वहाँ भी चर्चा होने लगी कि क्या हो रहा है। तो इस चर्चा के लिए यहाँ पर क्लब बनने लगे। ठीक है, और इस समय भी मैं आपको बता दूं कि जो लुई सोलवा था, जब पेरिस में इतनी जनता जुड़ गई, वहाँ पे सारे वर्ग वहाँ पे इकट्ठे हो गए, जो थर्ड एस्टेट के थे वो तीनों वर्ग इकट्ठे हो गए, तो लुई सोलवे ने जो नेशनल असेंबली थी उसको भी मान्यता दे दी थी। तो उसको अब मान्य कर दिया गया और उसके आर्टिकलों को मान लिया गया। अब लुई सोलवा भी कहीं ना कहीं उसके विरोध में कुछ ना कुछ तो सोचेगा ही। ठीक है, क्योंकि वो भी राजा था, राजवंश चला रहा था, तो अब वो कहीं ना कहीं दबाव में आ गया है। तो अब क्या होता है यहाँ पे कि जो क्लब बन रहे हैं उनमें एक सबसे पावरफुल क्लब बनता है, और वो बनता है जैकोबियन क्लब। आगे इसी क्लब से आपको देखना होगा कि वहाँ इसी क्लब से नेपोलियन भी आएगा, तो वो देखते हैं कैसे आएगा। तो ठीक है, क्लब बने तो जब जैकोबियन क्लब बना, तो इस समय उसका नेता बना रॉब्सपियर। रॉब्सपियर क्या है, ये थोड़ा सा तेज तर्रार इंसान था, और इसने वहाँ के लोगों को समझा और वहाँ की नसों को पकड़ा, क्या डिमांड है उनको समझा, और नेशनल असेंबली के बीच में वो भी अपना जैकोबियन क्लब लेकर आ गया। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या होता है कि जैकोबियन क्लब जब बनता है, तो वो पहनावा महनावा, एक तरह के रोटी, मतलब ब्रेड वहाँ पे सबके लिए चलाए गए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। पहनावे में वहाँ पे अपन लोगों ने चर्चा की थी कि धारीदार पैंट और धारीदार जो है ये महिलाओं के लिए जो है बनाए गए। ठीक है, तो ये सब हुए।
और उसने एक गिलोटिन गिलोटिन नामक जो है वो हथियार का यूज किया था। किसी को भी वो सरेआम उसमें फांसी दे देता था अगर कोई गलत कार्यों में लिप्त पाया जाता था। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब क्या होता है यहाँ पे एक जब लुई सोलमा होता है, वो प्रशा और ऑस्ट्रेलिया तो उसकी ससुराल थी, तो ऑस्ट्रेलिया से संपर्क साधता है कि हमें सैन्य सहायता दी जाए और इन चीज़ों से छुटकारा पाया जाए। क्यों भाई? क्योंकि आज हम दिक्कत में हैं, कल आप लोग दिक्कत में आओगे तो हम सहायता देंगे। तो वहां से सहायता मिलने से पहले ही जैकोबियन क्लब के नेता को पता चल गया, रॉब्सपियर को, कि ये जो है बाहरी शक्तियों से सहायता मांग रहे हैं। और उसने वहाँ के थर्ड एस्टेट के लोगों से मिलकर, अब तो एस्टेट खत्म हो गई, अब तो कह सकते हैं कि जो गरीब तबके के लोग थे उनसे मिलकर और लुई सोलवे को पकड़वा लिया और उसी गिलोटिन नामक हथियार पे सरेआम सबके सामने टांग दिया। और जो भी वो हथियार टाइप का था, धारीदार हथियार, उससे उसका गला कट गया। ठीक है, तो लुई सोलवे समाप्त हो गया। अब जैकोबियन क्लब बहुत पावरफुल बन गया और नेशनल असेंबली भी चल रही है अभी, जैकोबियन क्लब भी चल रहा है। जैकोबियन क्लब जब ज़्यादा पावरफुल हुआ तो नेशनल असेंबली को भी उसने ख़त्म कर दिया था। ठीक है, अब जैकोबियन क्लब रॉब्सपियर अपनी तानाशाही चलाने लगा, सरेआम किसी को भी मार देता था, जो भी उसको लगता था कि इससे हमें खतरा उत्पन्न हो सकता है, उसको ही वो मार देता था। और उसमें जो जो लोग क्रांति में उसके साथ थे, जब जब जैकोबियन क्लब बन रहा था, उसका उद्भव हो रहा था, तो जो उसके साथ थे वो लोग उसका शिकार ज़्यादा हुए। तो लोगों को लगने लगा कि यार ये भी ठीक नहीं है, नेपोलियन भी ठीक नहीं था। और इस वजह से कुछ जैकोबियन क्लब के लोग ही उसको पकड़ के जो है और उसी गिलोटिन से उसको भी जो है धारदार हथियार से काट देते हैं। तो ये भी अब रॉब्सपियर भी खत्म हो गया और जैकोबियन क्लब भी अब ठंडा पड़ गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस समय नेपोलियन वहाँ की सेना का हेड होता है। तो नेपोलियन अब क्या सोचता है कि कोई आएगा, वो काफ़ी इंतजार करता है कि राजा मतलब जो बूर्बो वंश था जिसका लुई सोलवा था, उस साइड से कोई आएगा, लेकिन वहाँ से भी कोई नहीं आया। फिर वो सोचता है कि नेशनल असेंबली से कोई आएगा, उस साइड से भी कोई नहीं आया। और जैकोबिन क्लब का जो रॉब्सपियर इकलौता जो कह सकते हैं कि पावरफुल नेता था, वो भी खत्म होने के बाद कोई नहीं आया। तो नेपोलियन ने सोचा कि ये अब ठीक मौका है और इसी समय नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री फ्रांस में, मतलब एक कह सकते हैं नेता के रूप में होती है, जो कि जब अभी अपने आप को जैकोबियन क्लब का ही मानता है। तो अब आता है नेपोलियन बोनापार्ट। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट कब आता है? 1799 से 1805। अब नेपोलियन जो है एक फ्रांस में ही एक द्वीप था फ्रांस का, इटली का जो द्वीप है वहाँ फ्रांस का भी एक द्वीप है कॉर्सिका, वहाँ पे था उसका जन्म हुआ था और वहाँ से वो जो है आया था। वो मैं द्वीप बता देता हूँ आपको कहाँ पे मिलेगा। ये है कॉर्सिका द्वीप। ठीक है, ये जो समुद्र से घिरा हुआ है ये है कॉर्सिका द्वीप। तो यहाँ से नेपोलियन फ्रांस आता है और वहीं पे फिर वो पढ़ाई वढ़ाई करता है, वहीं पे सेना में भर्ती हो जाता है और आगे की चीज़ चलती है। तो देखो हमने ये सब देख लिया था। अब यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया वो कमेंट्स के माध्यम से बताना, तो कल फिर से चीज़ों को देखा जाएगा, समझा जाएगा। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन का उद्भव। देखिए अब नेपोलियन किस चीज़ का फायदा उठाएगा? जो राजनीतिक शून्यता है, इस समय पे लोगों को स्थिरता भी चाहिए है, तो राजनीतिक शून्यता का जो है वो नेपोलियन यहाँ पे फायदा उठा लेगा। ठीक है, ये सब मिटा देते हैं क्योंकि ये सब लिखने के लिए अभी थोड़ा जगह काम आएगी। ठीक है, तो नेपोलियन अब क्या करेगा यहाँ पे? नेपोलियन पावर में आएगा। ठीक है, नेपोलियन इंतजार करेगा कि कोई ना कोई आएगा, और जब ये वहाँ की कमान संभालता है तो कोई विरोध उसका करता ही नहीं है। इतनी शून्यता थी फ्रांस में कि वहाँ पर कोई भी विरोध नेपोलियन का नहीं करता है। तो नेपोलियन को क्या कहा जाएगा यहाँ पे? इमरजेंस ऑफ नेपोलियन। अपन उद्भव देखते हैं इसके, क्या है कि क्रांति, स्वतंत्रता और समानता। फ्रांस की क्रांति जो है समानता से सैन्य शक्ति का राष्ट्रीय गौरव की ओर मोड़ देगा वो। अब वहाँ सैन्य शक्ति चल रही थी, वो राष्ट्रीय गौरव की ओर मोड़ देगा उसको। ठीक है, क्योंकि वो स्वतंत्रता और समानता से तो देख ही रहा था कि चीज़ें कैसे कैसे परिवर्तित हो रही हैं, तो उसको वो राष्ट्रीय गौरव की ओर अब मोड़ लेगा। ठीक है, कैसे मोड़ेगा? फ्रांस की क्रांति संवैधानिक राजतंत्र पहले चल रहा था। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र चला, उसके बाद उग्र गणतंत्र आया, और उसके बाद फिर वो उदार गणतंत्र की वो कोशिश करेगा कि अब यहाँ पे उदार गणतंत्र लाया जाए। और 1798 में एक सुव्यवस्थित शासन प्रणाली, नहीं डायरेक्टरी शासन प्रणाली को वो लाएगा वहाँ पे। ठीक है, डायरेक्टरी शासन प्रणाली को मान्यता देगा।
डायरेक्टरी शासन प्रणाली यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे देखिए क्या था कि ऐसे नायक की भूमिका चाहिए थी। वहाँ के लोग जो थे वो बार बार, देखिए पहले क्या आया, बूर्बो वंश चल रहा था, फिर नेशनल असेंबली आई, फिर जैकोबी इनकलाब आया, तो लोग भी बहुत जल्दी जल्दी हताश हो रहे थे वहाँ पे कि कैसे, मतलब इतनी जल्दी जल्दी चीज़ है। तो वहाँ के लोग स्थिरता चाहते थे और सम्मान भी चाहते थे। तो ऐसे एक वो लीडर की खोज में थे जो कि उनको स्टेबिलिटी दे सके और रिस्पेक्ट भी दिलवा सके। ठीक है, अब क्रांति हुई तो वंशानुगत कुलीन तंत्र पर चोट लगी। जो वंशानुगत कुलीन तंत्र था उसको चोट कैसे लगी, जनसाधारण को आगे बढ़ने का मौका मिला। क्योंकि देखिए जैकोबियन क्या था, जैकोबियन एकदम नॉर्मल आदमी था। जब उसका कोर्सिका द्वीप पर जब उसका जन्म हुआ था तो एकदम नॉर्मल इंसान था वो, और नॉर्मल परिवार में उसका जन्म हुआ था। और जब वो फ्रांस आया, उसने अपनी योग्यता के आधार पर चीज़ें हासिल की, तो नेपोलियन को सैनिक से सेनापति बनने का मौका मिला। सैनिक तो वो बन ही गया था, फ्रांस की जो आर्मी थी उसमें वो सैनिक बन गया था, और अपनी योग्यता के आधार पर कैसे सेनापति बनाए ये हमने कहानी देख ही ली है। ठीक है, अब सत्याग्रहण की, सत्याग्रहण उसने कैसे की, नेपोलियन का सैनिक जीवन कहाँ कहाँ कैसे कैसे रहा। जब वो फ्रांस की सेना में भर्ती हुआ तो उसको कई ऐसे मौके मिले कि उसको वहाँ पे जाना पड़ा। तो इटली इटली सबसे पहले वो गया, और इटली के अभियान पे जब वो गया तो पीडमोंट में उसने इटली की सेना को पराजित कर दिया। तो जब वो अपनी सेना का लीड कर रहा था, तो पीडमोंट में जब इटली की सेना को पराजित किया, और जो सेना का खर्च आया वो वहाँ से उसने इटली पर ही रख दिया कि इटली ही इसका सैन्य जो खर्च है वो देगा। तो यहाँ से उसको काफ़ी वाहवाही मिली, और जब वो वापस आया फ्रांस तो उसका जो है प्रमोशन हुआ। ठीक है, फिर उसने ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया को पराजित किया, और ऑस्ट्रिया को पराजित करके राइन नदी तक का इलाका उसने जो है ले लिया। कहाँ का इलाका, राइन नदी का इलाका। देखिए ये है फ्रांस और ये है ऑस्ट्रिया, ठीक, और ये राइन नेबर जा रही है अपनी, है ना, ये है राइन नेबर। तो ये वाला इलाका उसने पूरा ले लिया। ठीक, तो ये दूसरी उसकी जीत हुई। और फिर वो गया मिस्र के अभियान पर। तो मिस्र के अभियान पर जब वो गया तो वहाँ से बीच में ही वो भाग आया, क्योंकि वहाँ फ्रांस में जो जनता थी वो भी यही सोच रही थी कि ये भी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे लड़ाइयाँ कर रहा है। तो वो वापस आया, तब भी उसको बाई बाई मिली और उसका फ्रांस में स्वागत किया गया। ठीक है, तो ये सब हुआ। नेपोलियन को फ्रांस की दुखद हालत पर सुखद भविष्य नजर आया। जब वो लौट कर आया तो वहाँ की जनता बहुत दुखी थी और उसने उसको बहुत ज़्यादा स्वागत किया। तो उसको तो सुखद भविष्य नजर आया अपना, तो उसने अब सोच लिया कि अब मैं फ्रांस के लिए ही लड़ूंगा और फ्रांस में ही रहूंगा। अब देखिए नेपोलियन के बारे में कई कहानियां आप लोगों ने सुनी होगी। नेपोलियन एक बार ऐसे ही एल्स पर्वत पार कर रहा था, तो वो मोटिवेट करता रहता था अपनी सेना को बहुत ज़्यादा। वो बहुत ज़्यादा मतलब लंबा चौड़ा इंसान नहीं था, बहुत पतला सा इंसान है, और छोटे कद का नाटे कद का इंसान था। और वो कैसे वो लीडर बनता था, तो उसके अंदर क्या था कि मोटिवेट करने की कला बहुत ज़्यादा थी। वो अपनी सेना को समय समय पर मोटिवेट करता रहता था। कैसे, एक बार वो जब एल्स पर्वत पार कर रहा था अपनी सेना के साथ, अभियान पर जा रहा था, तो उसको एक बूढ़ी औरत मिली और उसने कहा कि एल्स पर्वत आज तक जो पार करने गया है वो वापस कभी लौट कर नहीं आया। तो उसने उस बूढ़ी औरत को क्या कहा, उसने अपना एक जो है डायमंड की रिंग उसको दे दी हाथ में कि आप अम्मा ये ले जाइए और जो है जाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं एल्स पर्वत पार कर जाऊं। तो सेना उसको देख रही थी कि भाई ये लीडर कैसा है, मरवा के ही मानेगा क्या। तो फिर वो उसने अपनी सेना को भाषण दिया कि आप लोगों में से कोई एल्स पर्वत पार किया है आज तक, या वहां तक गया है, या किसी ने देखा है। तो किसी में से ऐसा कोई नहीं था उसमें जो एल्स पर्वत पार किया हो या वहां पे गया हो। तो एल्स पर्वत किसी ने देखा नहीं था। तो उसने उसका ऐसे फायदा उठाया, उसने कहा एल्स पर्वत मैंने देखा है, मैं वहां तक गया हूँ, तो आप लोग मेरे साथ चलिए, और अगर जब एल्स पर्वत आएगा तो मैं बता दूंगा कि एल्स पर्वत यही है। आप लोगों को यदि उस साइड चलना होगा तो आप चलिएगा, अदरवाइज आप वापस आ जाइएगा। तो लोगों को लगा कि चलो भाई ये लीडर है, ये कह रहा है, तो चलो जहाँ पे लगेगा कि नहीं जा पाएंगे तो हम लोग वापस आ जाएंगे। तो वो चलता गया, बीच में सैनिकों ने पूछा कि एल्स पर्वत आ गया, तो उसने कहा अभी नहीं आया।
और थोड़ी कुछ टाइम बाद उसने देखा कि हम वो एल्स एक समतल मैदान आ गया। तो सेना ने पूछा कि एल्स पर्वत कब आएगा, अभी तो समतल मैदान आया है। तो नेपोलियन ने कहा कि हम जो अभी निकले हैं वही एल्स पर्वत था। तो इस टाइप की मोटिवेट कहानियां उसके ऊपर आती रहती हैं। और पता नहीं ये सही है कि खराब है कि गलत है, लेकिन ऐसी कहानियां आती रहती हैं। तो इस टाइप से वो जो है उनको मोटिवेट करता था। ठीक है, अब नेपोलियन के सुधार कार्य, ये तो एक कहानी मात्र थी, ऐसी ऐसी कहानियां कई आती रहेंगी बीच में। तो अब नेपोलियन के सुधार कार्य देखते हैं। सुधार कार्य क्या थे? उसने संविधान का निर्माण किया। ना उसने बूर्बो का संविधान माना, बूर्बो का तो संविधान था भी नहीं, बूर्बो के जो नियम थे वो भी नहीं माने उसने, और जो नेशनल असेंबली बनी थी वो भी उसने नहीं मानी, और उसके बाद जो जैकोबियन के नियम बने थे वो भी उसने नहीं माने। संविधान का उसने निर्माण किया। प्रशासनिक सुधार में क्या किया? केंद्रीकरण पर बल दिया कि सेंट्रलाइजेशन किया जा सके, और टैक्सेस की वसूली पर उसने ज़्यादा जोर दिया, टैक्सेस की वसूली दी जाएगी तो जो है वहाँ पे चीज़ों को ज़्यादा कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि फ्रांस लगातार आर्थिक मंदी से गुजर रहा है यहाँ पे। ठीक है, फ्रांसीसी जनता स्वतंत्रता नहीं समानता चाहती थी, क्योंकि वहाँ आप स्वतंत्र तो थे ही लोग, वो समानता चाहते थे, मतलब हर चीज़ में, मतलब कोई एस्टेट वेस्टेट नहीं, किसी के पास ज़्यादा नहीं किसी के पास कम नहीं, सब बराबर होने चाहिए। तो समानता पर उसने ज़्यादा जो है गौर की। ठीक है, समाचार पत्र और सेंसर उसने वहाँ पे प्रतिबद्ध किए, क्योंकि समाचार पत्र वाले बहुत स्वतंत्र हो चुके थे जब नेशनल असेंबली का टाइम आया उस समय, तो उनको भी उसने कंट्रोल किया, और चीज़ें वही छापी जाएं जो कि वो चाहता था, उससे ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। अब आर्थिक सुधार आते हैं। आर्थिक सुधार में क्या हुआ? सैन्य व्यय। सैन्य व्यय वो कहाँ से लेता था? जिस क्षेत्र पर जाता था, जिस क्षेत्र को जीतता था, तो जीते हुए क्षेत्रों पर वो अपना सैन्य व्यय थोप देता था। तो इससे क्या फायदा हुआ उसको? इससे ये फायदा हुआ कि जो खर्चा उसका होता था उससे वो ज़्यादा युद्ध लड़ सकता था, क्योंकि जहाँ भी युद्ध लड़ता था जिसको भी हराता था उससे वो खर्चा वसूल लेता था। इससे उस पर आर्थिक मंदी की स्थिति नहीं आने देता था। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना भी नेपोलियन ने की। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना उस समय जरूरी हो गई थी, क्योंकि लोग धन इकट्ठा करके रखे हुए थे और आर्थिक मंदी से कैसे निपटा जा सकता था। तो उसने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की, और बैंक ऑफ फ्रांस में एक भारी मात्रा में जो है एक बहुत बड़ी रकम आई, और बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना होने के बाद फ्रांस में फिर से सर्कुलेट हो गई करेंसी वहाँ की। ठीक है, और परिवहन व्यवस्था भी की। कृषि में भी सुधार किए। कृषि में सुधार कैसे किए? कई नई नई ब्रीड्स जो है वो लाया, उनको अनाज वनाज ये सब उपजाए। और उसके बाद सेना, भ्रष्टाचार और सट्टेबाजी पर, इन सब पर उसने रोक लगाई। इन सब पर सैनिकों को कड़ी वो दी चेतावनी कि ये जहाँ भी चलेंगे सेना भ्रष्टाचार और सट्टेबाजी वगैरह, तो सेना इनको पकड़ सकती है। अप्रत्यक्ष करों की भी उसने वसूली की, जो इनडायरेक्ट टैक्स थे उन पे भी उसने वसूली स्टार्ट कर दी। अब देखिए, नेपोलियन एक शिक्षित जो था वो सैनिक स्टार्ट किया था, वो अपनी शिक्षा के ही दम पे सैनिक में भर्ती हुआ था। तो उसने कहा यहाँ की शिक्षा भी कमजोर है, शिक्षा संबंधी सुधार होने चाहिए। तो कैसे होने चाहिए? शिक्षा को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया उसने। ठीक है, कि ये नहीं कि फ्रांस के किसी साइड कोई चल रहा है, किसी साइड कुछ चल रहा है शिक्षा में, उसने एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। कैसा? 3 स्तर पर वहां पर डिवाइड किया। कैसे? प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई स्कूल, मतलब उच्च विद्यालय। ठीक है, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालय। और एक समान पाठ्यक्रम रखा, सबका पाठ्यक्रम समान, बुक्स वगैरह सब एक। ये नहीं कि कोई एनसीईआरटी पढ़ रहा है, कोई लोकल यूपी, कोई एमपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, ये कुछ नहीं, सीधा एक समान पाठ्यक्रम। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वहाँ पे भी तो अलग अलग चीज़ें बटी हुई थी, अलग अलग चीज़ें बटने होने से ये नहीं कि अलग अलग जगह का जो है पाठ्यक्रम चल रहा है, एक ही पाठ्यक्रम चलाया उसने, प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई स्कूल। ठीक है, अब उसके उद्देश्य क्या थे यहाँ पे? उसके उद्देश्य थे कि एक पढ़ा लिखा वर्ग वहां पे तैयार किया जाए और शिक्षकों का प्रशिक्षण किया जाए। ठीक है, शिक्षकों का प्रशिक्षण किया जाए, और इससे क्या होगा कि व्यवस्था और अच्छी बनाई जा सकेगी, शिक्षा को और बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे धार्मिक जो रिलीजियस क्षेत्र है, रिलीजियस रीजन को देखते हैं। बहुसंख्यक कैथोलिक प्रजा का समर्थन इसने लिया, और धार्मिक संरचना के घाव पर मरहम लगाई। कैसे लगाइए? पोप से समझौता किया। ठीक है, पोप से समझौता करके इसको बढ़ावा दिया, और धर्मनिरपेक्ष राज्य को इसने माना। उसने नहीं माना कि अलग अलग धर्मनिरपेक्ष राज्य उसने बनाया, और यहीं पर फिर इसने कानून निर्माण भी किया।
कैसे? विधि सुधार और नेपोलियन कोड एक स्टार्ट किया। अभी कल की क्लास में हम लोग समझेंगे, तो थोड़ा सा मतलब डिटेल्स में समझेंगे कि नेपोलियन कोड भी क्या था, वो वहां पे समझ लेंगे। विधि सुधार और नेपोलियन कोड, भिन्न भिन्न कानूनों को संहिताबद्ध किया, अस्पष्टता समाप्त की और नेपोलियन कोड लागू कर दिया। नेपोलियन कोड कल मैं समझा दूंगा, थोड़ी सी लंबी क्लास हो जाएगी आज। आज के लिए थोड़ा सा समझ के निकलते हैं चीज़ों को। नागरिक और आपराधिक कानूनों को सुस्पष्ट व्याख्या की, विधि संहिता और निजी संपत्ति का सिद्धांत रखा। ठीक है, जो वहाँ की लॉ है, लॉ को रखा और निजी संपत्ति का सिद्धांत भी रखा। जो विवाह और तलाक का अधिकार जो है, अब वो धार्मिक भूमिका से समाप्त कर दिया उसने। विवाह और तलाक का अधिकार जो है वो आम हो गया। धार्मिक भूमिका पहले क्या है, उन पर धार्मिक प्रतिबंध लगाए जाते थे, वो सब उसने खत्म कर दिए। पारिवारिक अनुशासन पर बल दिया, लोगों मतलब जो कह सकते हैं जनसंख्या, जो पॉपुलेशन है, उसको कंट्रोल किया। पारिवारिक अनुशासन पर बहुत ज़्यादा बल दिया, क्योंकि लोग कम रहेंगे तो चीज़ें संभल जाएंगी। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सफलता के क्या कारण थे उसके, सफलता के क्या कारण थे, तो अद्भुत उसकी सैन्य प्रतिभा से युक्त थी। वो सैन्य प्रतिभा का बहुत, वो मतलब दिन भर लड़ सकता था, रात भर सोएगा नहीं तब भी लड़ सकता था। एक अद्भुत प्रतिभा था उसमें, मतलब सेना के लिए ही दिन रात सोचता रहता था वो, कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे युद्ध करना है, कैसे कंट्रोल करना है। वो बैठता ही नहीं था, इस टाइप की थी। तो उसको अद्भुत सैन्य प्रतिभा ऐसे युक्त था वो एक। और प्रारंभिक चरण में राष्ट्रवाद से उत्साह का फायदा मिला उसको। जब आम सैनिक भर्ती हुई तो उसको एक बड़ी सेना मिल गई। ठीक है, आम सैनिक भर्ती से उसने एक बड़ी सेना तैयार कर ली, क्योंकि वहाँ पर लोग वैसे भी बेरोजगारी के दौर से उस समय गुजर रहे थे, जैसे अभी भारत भी गुजर रहा है, इस टाइप से वहाँ भी बेरोजगारी का दौर था। तो उसने एक आम सैनिक भर्ती की और बड़ी सेना बनाई। ठीक है, अब व्यवहारिक दृष्टि से क्या रहा, बाह्य मोर्चे पर सफलता मिली और आंतरिक वर्ग संघर्ष जो है कम हो गया। बाहर वो देखिए, वो आसपास के जितने भी फ्रांस के आसपास के देश थे, जैसे पुर्तगाल, स्पेन, ठीक है, और जर्मनी तो है ही, ऑस्ट्रिया, प्रसा, और यहाँ पे इटली, इन सभी देशों से वो एक साथ मोर्चे पर अपना काम करता रहेगा। किसी से कभी युद्ध करता रहेगा, किसी से कभी युद्ध करता रहेगा, और बाह्य मोर्चे पर सफलता प्राप्त कर करके बार बार वहाँ से धन लेकर आएगा। और वहाँ से जो है चित्रकला का बहुत ज़्यादा वो था, तो वहाँ से कला लेकर आता था। वहाँ की प्रतिमाएं चुरा चुरा के तो क्या नहीं कह सकते, जीत कर लाता था, तो लोग यहाँ भी खुश होते थे। और इससे आंतरिक वर्ग संघर्ष कम हो गया। कैसे? कि लोग ज्यादातर सेना में भर्ती हो गए, बाहर लड़ने चले जाते थे, तो असंघर्ष, आंतरिक संघर्ष कैसे होगा? सभी वर्गों को सरकार से जोड़कर रखा उसने, सभी वर्गों को उसने, सारे वर्ग तो मतलब जो अमीर वर्ग थे और जो गरीब वर्ग भी थे, सबको उसने जोड़ रखा था सरकार से, और सरकार के साथ ही उनको जोड़कर रखा। गणतांत्रिक आवरण में ढककर शासन किया, मतलब किया तो उसने, देखिए बन गया खुद लीडर वो, लेकिन गणतांत्रिक जो उसका जो वो था, मतलब इलेक्ट होता था वो ये नहीं कि बन तो गया वो, लेकिन इलेक्ट होकर ही आता था। ठीक है, अब मान लीजिए पूछा जाए कि क्या नेपोलियन क्रांति का प्रतिनिधि था, मतलब नेपोलियन या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेवोल्यूशन, तो क्या नेपोलियन क्रांति का प्रतिनिधि था? ये जब पूछा जाए तो कौन से पॉइंट डालेंगे हम? सामान्य व्यक्ति से शासन के स्तर तक पहुंचा, ये एक तो पॉइंट डाल देंगे। ठीक है, क्रांति ने प्रतिमा के लिए रास्ता निर्मित किया। ठीक है, और अनेक अनुकूल सुधार जारी किए, जैसे केंद्रीकरण की नीति, लोगों की आय व्यय का सर्वेक्षण, सामंतवाद समाप्ति की। ये हमने पॉइंट्स ऊपर देख ही लिए हैं कि उसने कैसे आय व्यय का सर्वेक्षण किया, सामंतवाद को कैसे समाप्त किया, और केंद्रीकरण की नीति क्या थी, सेंट्रलाइजेशन उसने जो है करना स्टार्ट किया था। ठीक है, और जैकोबियन सिंगासोर रूल जैकोबियन यूरोपियों द्वारा, तो वो तो था ही जैकोबियन क्लब से। अब देखिए, क्या नेपोलियन क्रांति के अनेक विचारों का हत्यारा है? क्या ऐसा कहा जा सकता है कि नेपोलियन क्रांति के अनेक विचारों का हत्यारा है? तो नेपोलियन द किलर ऑफ मैनी आइडियाज ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, अब देखते हैं। स्वतंत्रता की जगह समानता पर उसने बल दिया। स्वतंत्रता तो मिल चुकी थी एक तरीके से देखा जाए, लेकिन अब उसका जो वो है विचार था, वो समानता पर था। ठीक है, केवल अवसर की समता, ना कि आर्थिक समता। अवसर की समता पर बल दिया, ना कि आर्थिक। आर्थिक कैसे रहे वो नहीं, अवसर मतलब जैसे वोटिंग राइट्स है ना, इस टाइप की चीजें होनी चाहिए, शिक्षा पर अधिकार होना चाहिए सबका, और जीने का अधिकार होना चाहिए, इस पर बल दिया। जो कि भारत में 1947 में हुआ, वो वहां पर चल रहा है 1800 के आसपास। ठीक है, राजतंत्रीय पद्धति, पूर्व शासकों से जोड़कर उसने शासन किया। कैसे किया?
देखिए वो वहाँ पर आया तो उसने जैकोबियन क्लब का नाम थोड़े दिन यूज़ किया, फिर उसके बाद जब ऑस्ट्रिया की राजकुमार ऑस्ट्रिया में ही उसकी शादी हुई, राजकुमारी से शादी किया है वो, तो वहां से उसने फिर अपने आप को पूर्व शासक से जोड़कर रखा। तो ठीक है, तो वो पूर्व शासक की भी तानाशाही प्रवृत्ति, गुप्त पुलिस से विरोधियों का पता चलाता रहता था, मतलब सीबीआई टाइप। तो तानाशाही प्रवृत्ति थी, अगर गुप्त पुलिस के द्वारा उसको कोई सूचना मिलती थी तो तुरंत एक्शन लेता था, ज्यादा ढील नहीं रखता था। वाणिज्यवादी नीति पर भी उसने बल दिया, ना कि मुक्त अर्थव्यवस्था पर। वाणिज्यवादी नीति पर ही उसका मेन फोकस्ड था। वाणिज्यवादी नीति क्या, मार्कलिस्ट पॉलिसी। रोम के पोप के साथ 1801 में उसने समझौता कर लिया था। देखिए उसको पता था कि पोप वगैरह से समझौता जरूरी है, नहीं तो ये धार्मिक जो है कुछ ना कुछ फैलाते रहेंगे और फिर से चीजें बदल देंगे, तो इसलिए वो पोप से समझौता कर लिया था। फ्रांस में आधुनिक राष्ट्रवाद का उद्भव कैसे हुआ, कैसे हुआ फ्रांस में आधुनिक राष्ट्रवाद का उद्भव, तो देखते हैं। आंतरिक विभाजन समाप्ति क्रांति से, जो आंतरिक विभाजन हुआ उसका, तो उसकी समाप्त तो हो ही गया था क्रांति से। मतलब कैसे, राजा राजा के टाइम पे क्या होती थी, प्रजा, लेकिन राष्ट्र के लिए अब क्या होने लगे, नागरिक, है ना। तो राजा की तो प्रजा होती थी, लेकिन राष्ट्र के लिए तो अब नागरिक रहेंगे, तो उसने नागरिक की भूमिका बनाई कि नागरिक रहेंगे। रूसों की जनसंप्रभुता की अवधारणा आई। रूसों के विचारों से ही उस समय के जब फ्रांस की क्रांति हुई तो रूसों की जो रूसों की जो वो थी उसी से तो प्रभावित हुए थे लोग फ्रांस के, तो उन्हीं ने, तभी तो वो फ्रांस की क्रांति, वो भी तो एक मेन कारण था। अब फ्रांस की जनता वर्सेस यूरोप के शासक, इसको उसने राष्ट्र की अवधारणा में बदल दिया इसको, ठीक है। नेपोलियन द्वारा यूरोप में क्या क्या परिवर्तन किए गए, तो नेपोलियन कोड, आंतरिक एकता स्थापित की। मतलब नेपोलियन कोड क्या था, बेसिकली आंतरिक जो एकता थी उसको ही बनाना था, उसी के लिए उसने नेपोलियन कोड स्टार्ट किया था। और विभाजित इटालियन और जर्मन क्षेत्र को संगठित किया। अभी हम जब फ्रांस की क्रांति हो जाएगी और नेपोलियन हो जाएगा, उसके बाद जर्मन और इटली का जो है एकीकरण देखेंगे, तब समझेंगे कि विभाजित इटालियन और जर्मन क्षेत्र में संगठन में नेपोलियन की क्या भूमिका रही थी। थोड़ा बहुत वहां पे एक दो पॉइंट देख लेंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रवाद के प्रति प्रतिक्रिया हुई, यूरोपीय राज्यों में राष्ट्रीय चेतना भी बढ़ी। चलिए ये हो गया, क्या पॉइंट हो गया ये, नेपोलियन द्वारा यूरोप में क्या क्या परिवर्तन किए गए, तो क्या क्या किए गए, नेपोलियन कोड किया गया, विभाजित इटालियन व जर्मन क्षेत्र को संगठित किया गया, और फ्रांसीसी राष्ट्रवाद के प्रति प्रतिक्रिया की गई। अब तीसरा पॉइंट ये आता है कि नेपोलियन के साम्राज्य में विघटन का क्या कारण रहा। जब नेपोलियन का इतना अच्छा साम्राज्य चल रहा था तो विघटन का फिर क्या कारण रहा। देखिए कुछ भी, कोई भी कितना भी सबके कोई भी कार्य कर ले, कुछ ना कुछ गलती ऐसी हो ही जाती है, कोई ना कोई कारण बन ही जाता है। तो हम वो पॉइंट देख लेते हैं, क्या है ये कारण। क्रांति के आदर्श व नेपोलियन के साम्राज्य की सच्चाई में विरोधाभास हुआ। जब स्टार्टिंग हुई, जब नेपोलियन की स्टार्टिंग हुई, तो वो चीजें जब जो इंसान मुंह से कहता था वो अलग थी, और जो सच्चाई थी वो एक अलग थी, ठीक है। सच्चाई तानाशाही की ओर जा रही थी नेपोलियन की भी धीरे धीरे, तो वो विरोधाभास उत्पन्न हुआ फिर। और बार बार वहां पे चल रहा था कि युद्ध युद्ध युद्ध, तो वहां की जनता थोड़ा विरोधाभास में उसके में आ गई थी। फ्रांसीसी राष्ट्रवाद के विरुद्ध यूरोप में प्रतिक्रिया चली, ठीक है। नेपोलियन को यूरोप के बाहर जाना पड़ा, और अन्य देशों से भी विशिष्ट सेना से फ्रांसीसी विशिष्टता बढ़ी, ठीक है। अन्य अन्य देशों में विशिष्ट सेना से फ्रांसीसी विशिष्टता बढ़ी, ठीक है। तो ये पॉइंट थे विघटन के कारण के। अब अभी नेपोलियन पूरा खत्म नहीं हुआ, कल थोड़ा सा हम लोग देखेंगे आगे यूरोप की क्या स्थिति रही, कैसे इसने युद्ध किए और कैसे यूरोप में स्थिति बदली, फिर कैसे जर्मनी और इटली का एकीकरण होगा। तो वो चीजें हम लोग देख लेंगे कल, और कल के बाद फिर हम लोग पहुंच जाएंगे जर्मनी और इटली के एकीकरण पे। तो यहीं पर इस क्लास को आज समाप्त करते हैं, और कमेंट्स करके बेहिचक बताइएगा जो भी आपको क्लास में समझ में आए, समझ में ना आए उससे निश्चिंत रहें, जितना भी सुधार हो सकेगा होगा। सब्जेक्ट टफ है, थोड़ा सा आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। मैं जो वीडियो एक बार में पढ़ा दे रहा हूँ वो वीडियो आपको 2 से 3 बार देखनी पड़ेगी, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि हम लोग पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इनसे शुरू हमेशा करते रहते हैं। जब प्री देते हैं तो इन्हीं से शुरू करते हैं और फिर इन्हीं पे अंत हो जाते हैं, फिर प्री देते हैं तो इन्हीं से शुरू करते हैं, इन्हीं पे अंत हो जाते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री को आप लोग थोड़ा एक दो बार देखोगे, एनसीईआरटी इसकी जरूर पढ़िए, एनसीईआरटी आप लोग देखोगे तो चीज़ें और भी समझ में आएंगी। अभी तो हम लोग देखिए एक दो क्वेश्चन आते हैं इससे, तो थोड़ा नोट्स तो बेहतरीन है और शॉर्ट में ही, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। अगर डिटेल्स में जाएंगे तो नेपोलियन 4-5 दिन चलता रहेगा, ठीक है। जो भी क्रांति स्टार्ट होगी 5-6 दिन चलेगी, इतना टाइम नहीं देना है। 2 क्वेश्चन के हिसाब से
ऐसे पॉइंट्स तैयार कर लेने हैं कि जो कि हम की आंसर में डायरेक्ट लिख सकें। ठीक है, तो चलिए अब यहीं पर क्लास को रोकते हैं, आज कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।